लैग्रांज इक्वेशन को सॉल्व करने के हम कुछ रूल्स पढ़ रहे थे, जिसमें डिफरेंट तरह के रूल्स हैं कि किस किस तरह से हम लैग्रांज इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। उसके 2 रूल हम कर चुके थे, नेक्स्ट थर्ड रूल जो है वो हमने आज करना है। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट 2 रूल्स से अगर आपने गौर किया हो तो वो दोनों काफ़ी हद तक मिलते जुलते थे। ये जो थर्ड और 4 हैं वो आपस में काफ़ी मिलते हैं मेथड है। सही है, तो अब यहाँ पे अगर आप स्टार्ट में देखें तो ये उसी तरह की फॉर्म में इक्वेशंस दी हैं जैसे हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं कि पी पी प्लस क्यू क्यू इज़ इक्वल टू आर, और उसको हम किस फॉर्म में लिख देते हैं कि ये जो पी होता है वो डी एक्स के नीचे लिख देते हैं, क्यू जो होता है वो डी वाई के नीचे लिख देते हैं और आर को डी जी के नीचे लिख देते हैं। सही है, अब स्टार्ट में इसमें डिफरेंट क्या चीज़ है वो हम देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे वो थोड़ा सा डिफरेंट मेथड क्या होगा कि जो डी एक्स डी वाई और डी जी होगा, जिससे हम क्या डिवाइड करते थे उन टर्म को जो कि पी क्यू आर होता था। ठीक है ना, लेकिन उसके साथ हमने क्या करना है उसके अलावा कि ऊपर वाली हर एक टर्म को और नीचे वाली हर एक टर्म को हमने कुछ वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। यानी ऊपर डी एक्स को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाली भी फर्स्ट टर्म को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर डी वाई को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाली भी जो ये डिवाइडेड बाय है नीचे वाली भी उस सेकंड टर्म को उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर डी जी को जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी थर्ड वैल्यू को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। और उनको यहाँ पर उन्होंने नाम क्या दिया है, P1 Q1 R1, और ये तीनों वैल्यूज़ क्या कहलाती हैं, लैग्रांज मल्टीपल्स। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं लैग्रांज मल्टीप्लाइजर। और इसमें फिर वो क्या होता है कि वो अच्छा, अब लैग्रांज मल्टीप्लाइजर क्या होते हैं, वो किस तरह से, वो कोई भी वैल्यू होती हैं। अब हम किससे मल्टीप्लाई क्वेश्चन को करेंगे वो हमने ये खुद से जज करना है, और क्वेश्चन को देखकर हमने खुद से फाइंड आउट करना है कि वो कौन सी वैल्यूज़ होंगी कि जिनसे हम मल्टीप्लाई करें। और वो किस तरह से आप जज कर सकते हो वो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। वो इस तरह से कि आपने देखना है कि जो भी वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई नीचे होगी डिवाइड, वो सारी वैल्यूज़ को हमने ऐसी मतलब वो इस तरह के टर्म से हमने फर्स्ट को सेकंड को और थर्ड से मल्टीप्लाई करना है कि जब उन तीनों वैल्यूज़ को हम आपस में प्लस माइनस करें तो वो बिल्कुल ज़ीरो आंसर दें हमें। यानी कि जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी क्या बनानी होनी चाहिए, ज़ीरो को उनको बनाना चाहिए, यानी वो ज़ीरो हो जानी चाहिए। सही है, इसके अलावा अगर वो सारी की सारी वैल्यूज ज़ीरो होंगी तो मतलब ज़ीरो आंसर दे देंगी, तो इसका मतलब है कि जो ऊपर वाला फंक्शन है वो भी हम किसके इक्वल हम लिख सकते हैं कि वो भी किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, और वहाँ से हम उस फंक्शन को जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो वो हमें एक्स वाई जी यानी जो भी वेरिएबल अंदर यूज़ होंगे वो हमें आंसर दे देगा। और बिल्कुल ऐसे ही हम मतलब एक सोल्यूशन निकालेंगे C1, और फिर बिल्कुल ऐसे ही हम C2 के लिए भी वो अलग से सोल्यूशन एक निकाल लेंगे। सही है, एग्जाम्पल नंबर 1 इसको आप देख लें। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देखें, आप देखें ये इक्वेशन दी है, उन्होंने यही लिखी। वो कह रहे हैं कि ऐसी पार्शियल इक्वेशन है, इसको हम किस तरह से लिखेंगे कि डी एक्स के नीचे ये वैल्यू आती है जो कि इधर दी होती है बी माइनस सी इंटू वाई जी, यानी पी के साथ जो भी वैल्यू आपको दी है वो सारी की सारी वैल्यू इधर लिख दी। जो वैल्यू डिवाइड हो रही है आपको पता है वो भी ऐसे लिखते हैं, बेशक आप नीचे ओवर ए जब लिखेंगे यहाँ पे ऐसे तो वो डबल ओवर के नीचे जो वैल्यू होगी वो सबसे ऊपर चल जाएगी। सही है, यानी पी के साथ जो भी वैल्यू है वो सारी की सारी डी एक्स के नीचे लिख दी, लेकिन ये ए ऊपर क्यों लिख दिया है, क्योंकि वो डबल ओवर के नीचे है ना, तो यहाँ जब ऐसे नीचे ओवर के नीचे आएगी डबल ओवर के नीचे वैल्यू सबसे ऊपर चल जाती है। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे पी के साथ जो वैल्यू है वो भी सारी यहाँ पे लिखती है, और यहाँ पे भी जो वैल्यू है सारी की सारी वो उन्होंने यहाँ पे लिख दी है। सही है, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने जो मल्टीप्लाइजर यूज़ किया वो उन्होंने क्या यूज़ किया है, एक्स वाई जी। अब ये आपने थोड़ा सा क्वेश्चन को देखकर भी जज करना है कि हम क्या लें कि वो मतलब वैल्यूज़ को देखकर समझ आएगी ना कि इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो आपस में जब उनको हम प्लस माइनस करें तो नीचे वाली टर्म जीरो बन जाए। अब हर जाहिर सी बात है डिफरेंट होंगे हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और वो क्वेश्चन को देखकर ही हम जज कर सकते हैं। और इसके अलावा C1 और C2 दोनों के लिए डिफरेंट मल्टीप्लाइजर लेने हैं, ये नहीं कि एक दफ़ा आपने जो लिया है तो C2 के लिए भी वही लें। अब C1 की बार जैसे अगर हम इस दफ़ा हमने XYZ लिए हैं तो C2 की दफ़ा आपने डिफरेंट लेनी है, कोई सी भी डिफरेंट वैल्यूज़ लेनी है जिससे आपको लगे कि हाँ इसको करने से भी ज़ीरो ज़ीरो बन जाएंगे। तो यहाँ पर बस जस्ट ये एक चीज़ आपकी थोड़ी सोचने वाली है। अब जैसे आप देखें अगर XYZ मल्टीप्लाइजर लिया तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जो भी ऊपर वाली टर्म्स होंगी और जो नीचे वाली होंगी उन सबको उससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे ऊपर वाली टर्म है इसको आपने x से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली टर्म को भी x से, इधर भी ऊपर वाली टर्म को y से और इसको भी y से, और थर्ड क्या है z, तो इसको भी ऊपर नीचे z से। फिर उनको हमने प्लस करना है। प्लस कैसे कि ऊपर वाली सारी टर्म्स को आपस में प्लस करके लिख देना, नीचे वाली सारी टर्म्स को आपस में प्लस करके लिख देना, तो आपके पास ये चीज़ बना देगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करना है कि यहाँ से अगर आप देखें ये जो है यहाँ से जो भी आपके पास वैल्यूज आएंगी उन सब में से XYZ कॉमन आ रहा होगा, तो अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लेना, अगर नहीं आ रहा है तो रहने दें। और जो अंदर वाली टर्म्स है उन सबको जब खोल के लिखोगे तो वो सारी आपस में कट जाएंगी और ज़ीरो आपके पास आंसर आ जाएगा।
जीरो को जिस वजह से मल्टीप्लाई करोगे जीरो आ जाएगा। अब क्या उन्होंने बताया था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि अगर आपके पास नीचे वाली वैल्यू इक्वल टू जीरो आ रही हो तो इसका मतलब है कि हम ऊपर वाली वैल्यू को भी इक्वल टू जीरो लिखेंगे। इसका रूल है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ से ऊपर वाली अगर नीचे वाली टर्म सारी जीरो बन रही है तो ऊपर वाली टर्म को भी मैंने क्या कर दिया, इक्वल टू जीरो लिख दिया, सही है। अब यहाँ से अगर मैं इसी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ पूरी को, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पर भी, तो ये चीज़ आ जाएगी। और 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि इंटीग्रेशन करना आसान हो जाए। फिर इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से देखें ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर ओवर 2, तो 2 साइड वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल ए और एक्स स्क्वायर बच जाएगा। बिल्कुल ऐसे यहाँ से इंटीग्रेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर ओवर 2, तो वाई स्क्वायर तो रह जाएगा और 2 नीचे वाला साइड वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए हमने वो 2 से मल्टीप्लाई किया था ताकि कैंसिल आउट हो जाए और सिंप्लीफाई मतलब ईजिली हो जाए ना, सिंपल फॉर्म में आ जाए। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा ये C1 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से सेम मेथड आपने अप्लाई करना है C2 फाइंड करने के लिए। बस उसमें क्या करेंगे कि हम डिफरेंट मल्टीप्लाइजर लेंगे। ये देखें यहाँ पे हमने डिफरेंट मल्टीप्लाइजर लिए जो कि क्या, वहाँ हमने क्या लिए थे XYZ, यहाँ लिया AX BY और CZ, ठीक है ना, यानी ABC साथ में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब वही चीज़ के ऊपर वाली जितनी टर्म्स थी उन सबको भी मल्टीप्लाई करके प्लस किया, नीचे वाली को भी प्लस करके मल्टीप्लाई करके प्लस किया, फिर कुछ कॉमन आर था तो ले लिया। और ये सारी टर्म्स को जब खोल के लिखोगे तो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब अगर नीचे वाली टर्म जीरो बन गया तो इसका मतलब ऊपर वाली टर्म भी इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, उसको इक्वल टू जीरो लिख दिया और पूरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, लेफ्ट साइड पर भी राइट साइड पर भी। राइट साइड पर तो जीरो ही हो जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई होकर इसको भी इंटीग्रेट किया तो देखिए इंटीग्रेट करके ये आ गया। तो C1 का आंसर पीछे आया था उसको हमने लिखा और C2 के आंसर को ये लिख दिया। और तरीका आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि क्या मेथड होता है कि 5 उसके बाद C1 की वैल्यू, फिर कॉमा और फिर C2 की वैल्यू और फिर इक्वल टू जीरो, सही है। बिल्कुल इस तरह से ये 5 यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, वो सारी की सारी आपने देखनी है। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि हर एक में मल्टीप्लाइजर डिफरेंट होंगे। वो डिफरेंट कैसे होंगे, सारी सी बात है, वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होते हैं, वो आपने क्वेश्चन को देख कर जज करना है। अब हम सबसे लास्ट वाली एग्जाम्पल करते हैं जो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, मतलब इस सेंस में कि वो इस तरह से सॉल्व अगर आप करोगे तो आपको समझ नहीं आएगी किस तरह से करें, तो उसको हम थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से करते हैं।